नमस्कार, मनी पावर के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 15 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इस अर्थव्यवस्था में 30% के करीब भागीदारी उद्योग क्षेत्र की है। इस हिसाब से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आकार 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने राजस्थान के गठन के 13 साल बाद 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज निगम की स्थापना की गई। यह निगम उद्योग इकाइयों को जमीन और शेड बनाकर आवंटित किया करता था। इस निगम के अधीन दोनों तरह के काम थे, औद्योगिक उत्पादन को गतिशील करना और खनिज उत्पादन को भी बढ़ाना। कालांतर में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अनगिनत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का दोहन करने के लिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री फील्ड के लिए अलग से कोई निकाय या निगम बने। इसको दृष्टिगत रखते हुए 1 जनवरी 1980 को राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम अर्थात रिको की स्थापना की गई। इस स्थापना से अब तक रिको 426 औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोसीड कर चुका है, जिसमें 408 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत है और शेष औद्योगिक क्षेत्रों की हाल ही घोषणा की गई। इन 408 औद्योगिक क्षेत्रों में 91,362 एकड़ भूमि समाहित है और यहाँ 42,862 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी है। रिको क्या काम करता है? औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए वह किसानों से डीएलसी मूल्य पर जमीन लेता है। सरकार की अगर जमीन सिवायचक भूमि उपलब्ध है उससे अधिग्रहित करता है और उसके बाद उद्यमियों को वो जमीन उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित करता है। लेकिन रिको जमीन उपलब्ध कराने का काम 3 लेवल पर करता है। पहला आवंटन अर्थात अलॉटमेंट, दूसरा नीलामी और तीसरा अधिकारियों की डिस्क्रेशनरी पावर के अनुसार बड़े औद्योगिक संस्थानों को जमीनों का आवंटन। समग्र परिदृश्य में पिछले 44-45 साल के दौरान रिको की कार्यप्रणाली को देखें तो इसकी भूमिका एक गृह निर्माण सहकारी समिति की तुलना में बहुत बेहतर नजर नहीं आई। जिस तरह गृह निर्माण सहकारी समितियां किसानों से जमीन खरीदकर छोटी छोटी 8-8, 10-10, 12-12 फुट की सड़कें बनाकर प्लॉट काट कर बेच दिया करती थी, बस कमोबेश उसी तरह का काम मोटे तौर पर रिको ने राजस्थान में किया है। राजस्थान के 408 औद्योगिक क्षेत्रों का अगर आप दौरा करेंगे तो पाएंगे कि आधारभूत सुविधाओं से रिको के औद्योगिक क्षेत्र और उद्यमी दोनों ही जूझ रहे हैं। सड़कों की हालत बयान करते नहीं बन रही। जब रिको कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है, उसकी पहली आवश्यकता होती है उस औद्योगिक क्षेत्र में परफेक्ट रोड मैपिंग, सड़कों की पर्याप्त सुलभता, बिजली उपलब्ध कराना, पानी
उपलब्ध कराना, औद्योगिक इकाइयों से जो अवशिष्ट जल निकलता है उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार द्वारा पारित एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट की पालना सुनिश्चित करना, और इससे ऊपर औद्योगिक क्षेत्रों में जो श्रमिक कार्यरत हैं उन श्रमिकों के परिवारों के लिए रिहायश आदि की व्यवस्था करना। लेकिन 45 साल की जो कार्यप्रणाली रीको की अब तक देखने को मिली है, अगर हम 100 में से नंबर देने की बात कहें तो 20 से अधिक नंबर देने की स्थिति में हम नहीं हैं। एयर एक्ट और वाटर एक्ट की कहीं पालना नहीं होती। हालांकि इसके लिए रीको की तरफ से लेटर ऑफ कंसेंट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन लेटर ऑफ कंसेंट में जो कमिटमेंट किया जाता है उस कमिटमेंट की कहीं पालना नहीं होती। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग चलते हैं, उद्योगों को पानी की जरूरत होती है, और सच्चाई ये है कि जो 408 औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें 112 औद्योगिक क्षेत्रों में रीको खुद ट्यूबवेल चलाकर पानी की सप्लाई देती है। दिलचस्प बात देखिए, इस पानी का पैसा रीको वसूल करती है। जो आखिरी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है वर्ष 2022-23 का, 20 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक का पानी रीको ने 112 इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों को बेचा है। यहाँ एक दिलचस्प बात और सामने आई कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में जो जल की आपूर्ति रीको ट्यूबवेल के जरिए कर रही है उसके लिए ग्राउंड वाटर बोर्ड से परमिशन नहीं है। नंबर 2, ये जो पानी उद्यमियों को बेचा जा रहा है इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो जीएसटी रीको ने आज तक जमा नहीं कराया। दूसरी बात, 102 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजस्थान सरकार का जलदाय विभाग पानी की व्यवस्था करा रहा है। और इसमें भी दिलचस्प बात देखिए, जलदाय विभाग ने भी जो कुएं वगैरह खोद रखे हैं उनके लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति नहीं ले रहे। और सबसे खतरनाक बात, जो 182 औद्योगिक क्षेत्र बचे वहां न रीको की तरफ से पानी की व्यवस्था है और न पीएचईडी की तरफ से पानी की व्यवस्था। तो साथियों, 182 औद्योगिक क्षेत्रों का उद्यमी पानी के लिए तरस रहा है। यह रीको का मैनेजमेंट है। रीको की भूमिका एक गृह निर्माण सहकारी समिति जैसी ही है। वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा जब हमने देखा, उसका अध्ययन किया, तो पता चला 1760 करोड़ रुपए की इनकम रीको को हुई, और उस 1760 करोड़ रुपए की इनकम में 1136 करोड़ रुपए रीको ने जमीनें बेचकर अर्जित किए, और 524 करोड़ रुपए रीको ने विभिन्न शुल्कों के जरिए उद्यमियों और अन्य से वसूल किए। इस 1760 करोड़ रुपए की आमदनी पर रीको को 752 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, और 260 करोड़ रुपए का आयकर भी रीको ने चुकाया। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों से सर्विस चार्ज वसूल करती है, रेंट वसूल करती है, और भी कई तरह के शुल्क लिया करती है। और इसकी एवज में करना क्या होता है? इलाके का मेंटेनेंस, सड़कों का रखरखाव, बिजली पानी की सुविधा, ड्रेनेज सिस्टम,
और पानी के रिवाइवल का सोर्स डेवलप करना। साथियों, 1760 करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस और उसमें मेंटेनेंस पर खर्चा केवल 180 करोड़ रुपए, अर्थात करीब 10% के आसपास। क्या रीको का गठन इसीलिए किया गया था? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। बीकानेर में करनी विस्तार इंडस्ट्रियल एरिया वर्ष 2015 में विकसित करने की बात कही गई। यहां 157 भूखंड आवंटित किए गए। इन 157 भूखंडों के जरिए रीको को 150 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 2015 में ये औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया गया था और आप आश्चर्य करेंगे कि 150 करोड़ रुपए उस औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड लेने वालों से वसूल करने के बाद रीको ने अब तक केवल 22 करोड़ रुपए उस औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर खर्च किए। रीको के कामकाज की प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है। बीकानेर में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहां 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि पर पानी भरा पड़ा है, गंदा पानी, कुछ इंडस्ट्रीज से आने वाला, कुछ बरसात का, कुछ इधर उधर से आने वाला। 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन जाम पड़ी है और रीको के अधिकारियों को बार बार बताया भी गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। बीकानेर का तो एक उदाहरण मात्र था। पूरे राजस्थान के 408 औद्योगिक क्षेत्रों की आप विजिट करिए, सच्चाई पता चल जाएगी कि रीको वास्तव में करता क्या है। रीको का एक कानून है कि अगर किसी उद्यमी को भूखंड आवंटित कर दिया गया और उसने 3 साल के भीतर अपना उत्पादन प्रारंभ नहीं किया, तो रीको के प्रबंध निदेशक को यह अधिकार है कि वो भूखंड उससे वापस लिया जा सकता है। इसके अगेंस्ट अगर कोई उद्यमी अपील करना चाहे तो अपील सबसे पहले प्रबंध निदेशक के पास ही होगी, अर्थात जिसने फैसला दिया उसी के पास अपील। वहां से खारिज होना स्वाभाविक है। उसके बाद वो अपील चेयरमैन के पास जाती है। चेयरमैन ने भी अगर खारिज कर दी तो उसके बाद एक इंफ्रा डेवलपमेंट कमेटी होती है। उस कमेटी में रीको का एमडी भी होता है, रीको का चेयरमैन भी होता है, और दोनों चूंकि उस अपील को खारिज कर चुके होते हैं, उन्हीं के पास वो अपील तीसरी बार पहुंचती। कोई सिस्टम ही नहीं। जिन्होंने फैसला दिया उस फैसले के खिलाफ कोई अपील कर रहा है तो उसी के पास जा रहा है जिसने वो फैसला दिया। जल प्रदूषण निस्तारण के लिए कोई काम रीको ने मोटे तौर पर प्रभावशाली तरीके से आज तक नहीं किया है। यहाँ जरूरत इस बात की है कि रीको की कार्यप्रणाली में सुधार हो, और ये सुधार तभी संभव है जब रीको का मैनेजमेंट प्रोफेशनल हाथों में हो। पिछले 45 साल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने रीको का संचालन किया है, और सच्चाई क्या है आपके सामने। राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन रीको की कार्यप्रणाली राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने में कई जगह बाधक नजर आती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार को सोचना होगा, रीको की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना होगा, और जिन समस्याओं से रीको औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमी जूझ रहे हैं उनका समाधान करना होगा। शायद ही रीको का कोई चेयरमैन या प्रबंध निदेशक ऐसा होगा जिसने सभी 408 औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट की। जयपुर बैठे रहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में जाए तो सच्चाई पता चले। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया को देख लीजिए, क्या स्थिति हो गई है। गंदगी से शराबोर, सड़कों पर अतिक्रमण, और सड़कों की स्थिति तो
बयान ही नहीं कर सकते। जब रीको का मुख्यालय जयपुर में है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है, रीको के प्रबंध निदेशक, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अधिकारियों को इन इंडस्ट्रियल एरिया की विजिट कर वहाँ की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता। चाहे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे 22 गोदाम सुदर्शनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, सब जगह बेहाल है। ये स्थिति तब है जब जयपुर में ये इंडस्ट्रियल एरिया है। राजस्थान के सुदूर इलाकों में इंडस्ट्रियल एरियाज के क्या हाल होंगे आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। इसलिए वक्त का तकाजा है कि रीको को प्रोफेशनल हाथों में सौंपा जाए और रीको संचालन के लिए पूरे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों से चुनिंदा प्रतिनिधियों को, चुनिंदा उद्यमियों को आमंत्रित किया जाए तक और उनके सुझाव और उनकी आवश्यकता के अनुसार रीको की कार्यप्रणाली का निर्धारण हो। रीको सुधरेगा तभी राजस्थान में निवेश आएगा, रीको सुधरेगा तभी राजस्थान में रोजगार बढ़ेगा और रीको सुधरेगा तभी राजस्थान सरकार की कर आय में शानदार बढ़ोतरी होगी। इसलिए राजस्थान की बहबूदी के लिए रीको की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है। रीको डिजायर रिफॉर्म, रीको डिजायर रिफॉर्म, तो इस रिफॉर्म की जरूरत रीको को है। आज के अंक में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।